निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ की वापसी हो गई है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की तारीख अभी तक नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन की तारीख मांग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर मुसर है कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, जो कि उनके पिटीशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को उठा रखा है और इसकी अब जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो 2 नवंबर है। इससे पहले जो सदर आरिफ अलवी एक ट्वीट के ज़रिए ख़त लिख चुके थे, उसमें प्रपोज कर चुके थे कि 9 नवंबर इलेक्शन की डेट होनी चाहिए। लेकिन अब सदर क्या इलेक्शन की तारीख देने के मजाज हैं या नहीं है, ये सारे वो मामलात हैं। इलेक्शन की डेट कब आएगी, किस तरह से आएगी, कौन सी अथॉरिटी देने की मजाज है, अथॉरिटी या शख्सियत, ये वो सारे मामलात हैं, सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना बाकी है। सियासी जमातों में इसके हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द है। सुप्रीम कोर्ट में अब 2 नवंबर को इस केस की समाअत होगी। पिछली समाअत में भी ये डिस्कशन हुई कि क्या सदर इलेक्शन की डेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और अगर सदर ने प्रोपोज किया तो किस तरह से किया, ट्वीट के ज़रिए किया तो क्या वो ट्वीट खुद सदर पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, ये बहरहाल काफ़ी इबहाम मौजूद है। इस इबहाम के ख़ात्मे के लिए हतमी तौर पर इलेक्शन की तारीख आना लाजमी है, क्योंकि अभी तक ये चहमगोइयाँ, ये सवालात, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये एतराज़ात किए जा रहे हैं कि शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन ना हो पाएँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर लगी हुई हैं। क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन मुमकिन है? और अगर सुप्रीम कोर्ट 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देता है तो फिर क्या होगा? और अगर 90 डेज़ का बार नहीं कंप्लीट हो पाता तो क्या फिर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा आइंदा के लिए? फिर जैसे हमने पहले बात की कि एक तो नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई अभी तक जेल में मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो रहा है, पीपल्स पार्टी को भी हो रहा है। इस शिकवे से कैसे निपटा जाएगा? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को भी शिकवे हैं कि नवाज शरीफ को ओवर द बोर्ड जाके उनको कुछ रिलीफ मिल रहे हैं या उनके लिए जो फील्ड है वो सेट की जा रही है। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से नाराज़ हैं। सदर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन बतौर सदर जाहिर है वो किसी सियासी जमात के पाबंद नहीं हैं। तो चेयरमैन पीटीआई को अभी तक सदर आरिफ अलवी से क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकवे हैं, क्यों नाला हैं, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। जबकि खबरें ये भी आ रही थी कि प्रेसिडेंट अलवी चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन चेयरमैन पीटीआई और फैसला साज और कुव्वतों के साथ। सो इन सारे मामलात पे बात करेंगे, सवालात के जवाब लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, मुस्लिम लीग नून से भी सीनियर और मरकज़ी रहनुमा सेंटर हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, नवाज शरीफ की वापसी, चेयरमैन पीटीआई अभी तक जेल में हैं, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनको जो भी रिलीफ मिल रहे हैं मेरिट पे मिल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है पीपल्स पार्टी की तरह कि नवाज शरीफ सिस्टम के नए लाडले हैं, वैसे ही लाडले जैसे 2018 में इमरान खान हुआ करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट मी रीफ्रेज इट, ठीक है? आप जो कह रही है नए लाडले नहीं, ये एक्चुअली जो एस्टैब्लिशमेंट के जो असल लाडले थे वो तो ये थे, और शुरू से तारीखी लाडले, तारीखी हमेशा के लाडले, उनकी पैदावार। अच्छा, उनकी पैदावार। तो चेयरमैन पीटीआई किन की पैदावार है? चेयरमैन पीटीआई ने खुद, हमने 1996 में एक पार्टी स्टार्ट की, वो पार्टी पलते पुलते जब उसने फल देना शुरू किया, जो कि 30 अक्टूबर 2011 था, तब शायद आके उसके बाद बाज लोगों ने आके किसने की? जनरल पाशा ने? किसी ने नहीं की। अच्छा। उस वक्त तक ये हो चुका था, जो पहला जलसा हुआ था। आपको बताएंगे फिर, वो ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, आई मीन नॉट एग्री विद दैट। लेकिन अभी इस वक्त जो आए हैं, इसका हम जरा देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, हाँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि एक शख्स है, सही या गलत मेरिट का फैसला है, मैं जो उस जजमेंट की मेरिट पे नहीं जा रहा,
ठीक है, गलत फैसला है, उसको गलत कन्विक्ट किया था। किस जजमेंट की बात कर रहे हैं आप? जिसमें उनको कन्विक्शन हुई है, पनामा की जजमेंट की बात कर रहे हैं? पनामा की और उसके साथ अल अजीजिया की, और सारे ना, एवन तीन फील्ड के ना, तीन उसमें था ना, ठीक है। अब उसमें हम मान लेते हैं कि चलो वो सारे गलत है, लेकिन एज ऑफ टुडे उन वो हैं तो कन्विक्टेड ना। अब एक कन्विक्टेड शख्स जब बाहर होता है और वो बीमारी की वजह से उन्होंने कोर्ट से इजाज़त ली थी कि मैं 4 हफ्तों के लिए बाहर जाना चाहता हूं, और उनके भाई जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि 4 हफ्तों में वापस आ सर यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी जब आप ये कहानी सुनाएंगे, 2 चीज़ें आएंगी, 2 सवाल आएंगे, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पूछिए। एक तो आप लोगों ने रिवोक क्यों नहीं किया? पंजाब गवर्नमेंट की इजाजत से गए थे ना? हाँ गए थे पंजाब गवर्नमेंट। नहीं, मैं उसमें आप लोग को इजाजत, आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं कर रहा किस पे इतराज नहीं कर? मैं सुन लेना, अगर आप मुझे सुन लेती। एक तो आप लोगों ने वो इजाजत रिवोक नहीं की, आप रिवोक करते तो नवाज शरीफ पाबंद हो जाते आने के। सुने नहीं, एक मिनट। दूसरा, नहीं ऐसा होता है, उसमें कंडीशन ये भी थी कि हाई कमिश्नर रिपोर्टें लेंगे मुसलसल, एक मिनट है और इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, वो भी आप लोगों ने नहीं करवाई। इस तरह है जी फरमाइए। कि सबसे बड़ी बात ये थी, उनसे हम लोगों ने रिपोर्टें भी मांगी थी, वो उन लोगों ने डॉक्टर्स ने दी नहीं है। उनको कितनी दफा उनको पैगाम आप देख लेना, 2020-21 में देख लेना कितनी दफा हुआ है। बात आपको बता रही हूं, आपकी हुकूमत ने सर नहीं मांगी रिपोर्टें। उस बंदे को 4 महीनों में वापस आ जाना चाहिए था। अच्छा, खुद आ जाना चाहिए था। 4 साल में तो आ गए, 4 हफ्तों में नहीं। देखें, अब मैं बताता हूं ना, अब 4 साल बाद आए हैं, इसको ऑलरेडी कोर्टों ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अच्छा। उन्होंने जो पीएलडी रेफरेंस मेरे ख्याल में नवंबर 2022 में है, उन्होंने कहा था कि जो एब्सकॉन्डर होता है वो अपना राइट लूज कर देता है इन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और जब तक वो सरेंडर ना करे टू दी जेल हुकाम, उस वक्त तक उसको, उसके लॉयर को भी ये वो नहीं मिलती। ये रेफरेंस है उनको। अच्छा, ठीक है। अब जब वो वापस आते हैं तो सबसे पहले उनसे हाई कमिश्नर जाके मिलता है, किसी के कहने पे मिला है, वो अपनी मर्जी से नहीं मिला, किसी के कहने पे मिला है। फिर जब वो वापस आते हैं तो उनको सारी फैसिलिटी उनको हाई कमिश्नर के मुलाकात पे आपको एतराज है? मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि जो हाई कमिश्नर थे वो उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं कंडक्ट करवाई कि नवाज शरीफ की सूरत हाल बताएं मुझे, 4 साल में ठीक हुई कि नहीं हुई? शहबाज शरीफ को बुला लेते, वहां पे खड़ा कर लेते। कितनी बार वो लंदन गए? सुन ले, ये तो शहबाज शरीफ के जमाने की बात है ना। नहीं, आपके जमाने की भी बात है सर। सॉरी, हमने नहीं मांगा, गलती की, हमने गलती की, गलती का खमियाजा भुगते फिर आप। नहीं देखिए ना, गलती कर ली ना, लेकिन एब्सकॉन्डर तो अपनी जगह है ना, अपनी जगह एब्सकॉन्डर तो है ना। वो एब्सकॉन्डर जब वापस आ रहा है, उसको फैसिलिटेट एक हुकूमत क्यों कर रही है? केयर टेकर हुकूमत उसको क्यों फैसिलिटेट कर रही है? उनका ये मैंडेट नहीं है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं, उनके पास सेक्शन 216 लगता है। सेक्शन 216 ये है कि अगर कोई एब्सकॉन्डर होता है, उसको कोई सिटीजन या कोई बंदा उसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो एब्सकॉन्डर की सजा है उसका 25% सजा उसको मिलती है। ये हो जाता है। फिर उसके बाद इन लोगों ने उनको सेक्शन 401 के तहत उन्होंने उनकी सजा माफ कराई है। अच्छा, इसके ऊपर कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि अगर कोई ऐसा गरीब आदमी है कि जिसने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन फाइन नहीं दे सकता, तो हुकूमत उसको फोरगो कर सकती है। अगर कोई बीमार है, अगर कोई औरत फीमेल है, या अगर कोई बच्चा है जो कि 4971 के तहत, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की अपनी भी एक वो आई हुई है कि आप इनको 3 महीनों से ज्यादा नहीं रख सकते, इवन अगर कत्ल किया हुआ है तो उस पर भी नहीं रख सकते, तो वो चीज होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है? और या फिर वो शख्स है कि जिसने अपनी अच्छी, मतलब वो अच्छे तरीके से रह रहा है एज अ जो अपनी सजा भुगत रहा है, और मोर देन 75% ऑफ उसकी सजा पूरी कर ली है। अच्छा। वहां पे ये कर ली। ये नहीं है कि एक शख्स है उसने तो नून लीग कहती तो है ना कि बीमार है। नवाज शरीफ ने वापस आके भी कहा है कि मैं बीमार हूं। नहीं, अभी बीमार नहीं है। क्योंकि बीमार क्यों नहीं है? बीमार इसलिए माशाल्लाह डॉक्टर तो हैं, लेकिन आप उनकी तरह के मेडिकल डॉक्टर तो नहीं है ना जो उनके मेडिकल डॉक्टर हैं। देखिए, मुझे डॉक्टर को छोड़ दे, मैं एज एन इंसान में देखता हूँ, एक शख्स जो है वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे 3 दफा अटैक हो चुका है, फलानी दफा, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो KFC खा रहा है। अब KFC इज जंक फूड,
अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो फ्रांस भी जा रहा है, वो स्विट्जरलैंड भी जा रहा है, वो इटली भी जा रहा है, वो जर्मनी भी जा रहा है, वो सऊदी अरब भी जा रहा है, वो दुबई भी जा रहा है, वो मीटिंग्स भी कर रहा है, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी कर रहा है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो मैं एक आम इंसान हूँ, डॉक्टर को छोड़ जाए, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं कहूँगा कि यार ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है। अच्छा ठीक है, चले गलत कह रहा हूँ लेकिन मेरी सोच होगी, ठीक है। आप मेरे लिहाज से आपकी तरफ से कही गई इस 2 नंबरी का जवाब लें सेंटर असद साहब से। अब मैं टाइम आपको ज्यादा बता हो रहा हूं, गया ना, जब बाकी पार्टिसिपेंट्स इंतजार कर रहे हैं। मैं इनके ऊपर जिन रेफरेंस के तहत इनको माफी मिल रही है, उनमें से एक चीज भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब 2-3 चीजें कह रहे हैं। सेंटर हुमायूं साहब आपके कॉलीग हैं सेनेट के अंदर। एक तो कह रहे हैं इनके मुताबिक कि नवाज शरीफ 2 नंबरी कर रहे हैं, KFC भी खा रहे हैं, यूरोप भी घूम रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, कोई बीमार शिमार नहीं है। और आप लोग जो रिलीफ ले रहे हैं, आप तो तारीखी लाडले हैं एस्टैब्लिशमेंट के, हमेशा से लाडले हैं। सेंटर असद साहब, आज कहाँ है वो भगोड़े? कौन लोग हैं जो भगोड़े? कौन है जो इश्तिहारी थे? सेंटर असद साहब मैं आपको जरा रोकूंगी, आपकी आवाज जब तक ठीक होती है। इन द मीन टाइम बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास जाते हैं। बैरिस्टर साहब आप बताइएगा, क्योंकि आप सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, आपके नज़दीक नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिल रहा है, खासतौर पर पंजाब के निगरान हुकूमत, सेंटर हुमायूं साहब कह रहे हैं कि कंडीशनल है, ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, कुछ कंडीशंस के तहत वो आ जाता है। और पीपल्स पार्टी भी अब समझना शुरू हो गई है, बावजूद इसके कि पिछले 16 मंथ्स आप लोग नून लीग के साथ इत्तेहादी थे, एक ही थाली में खाते बाते थे आप लोग, और अब आप उसी नून लीग को, उसी नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि जी ये एक नया लाडला ढूंढ लिया। आप लोग भी यही कह रहे हैं नून लीग के हवाले से। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक चीज़ तो ये तय हो जानी चाहिए कि सियासी जमातें आपस में इत्तेहादी भी होती हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं, हम मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं और ये चलते रहना चाहिए। अगर हम इस तरह के कल्ट्स बना लेंगे कि एक दूसरे के साथ नफरतें अरूज पे लेंगे, तो फिर वही जो पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, वो मुझे इंटरजेक्ट करने की इजाजत दीजिएगा। कुछ उसूल होते हैं ना कि कुछ लोग आपके सियासी हरीफ होते हैं, फिर वो हरीफ ही रहते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जब मामलात सूट करें तो आप हुकूमत में बैठ जाएं, जब सूट ना करें, इलेक्शन कैंपेन आए तो आप उन पे तीर अंदाजी शुरू कर दें। नहीं, देखिए, इत्तेहाद भी कुछ असूलों के तहत होता है, और अगर किसी सियासी जमात की मुखालिफत हो तो वो भी किसी असूलों के तहत होती है। ये नहीं होता कि अगर कोई कभी आपका मुखालिफ रहा है तो वो कभी दोस्त नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसी बहस है जिससे हम जरा निकल के आगे बढ़ते हैं। देखिए, मियाँ साहब पे जितना भी रिलीफ मियाँ साहब को मिल रहा है, हमें कभी भी किसी के रिलीफ मिलने पे एतराज नहीं है। अगर उसका कंपैरिजन करना है तो आइए करते हैं। मियाँ साहब का जाने से पहले अदालतों का क्या माहौल था और आज आने के बाद अदालतों का क्या माहौल है। मियाँ साहब जब पहले अदालतों में जाते थे तो उनके साथ क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है, पहली चीज। सेकेंडली के मियाँ साहब को जो रिलीफ दिया जा रहा है, क्या इससे पहले किसी को ये रिलीफ मिला है? या पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्विक्ट इलाज के लिए बाहर गया है, या पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्विक्ट इलाज करा के वापस आया है और फिर उसे जेल नहीं जाना पड़ा, अदालतों में जाके सरेंडर कर रहा है और अदालतें भी उसे बेल देती जा रही हैं? या क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई नज़ीर इससे पहले है? अब आइए, अगर किसी के केसेस गलत बनाए गए हैं, नहीं, तो एक मिनट बैरिस्टर आमिर साहब, 1 मिनट यहीं पे रुक जाइए। जब आप लोग नून लीग के साथ इत्तेहादी थे 16 महीनों में, तब भी तो नवाज शरीफ कॉन्विक्ट थे ना, एब्सकॉन्डर थे। तब आपने आवाज क्यों उठाई उन्हीं वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने जो गारंटर थे कि जी वापस बुलाएं अपने भाई को, कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, आप वजीर आजम हैं, बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा हैं, बुलवा लेते, हाई कमिश्नर से रिपोर्टें मांगते उनकी। फरीदा साहबा, कोई ऐसा एंकर ये सवाल करता, आप अंदर की भी खबर रखती हैं और बहुत से पार्टी के मामलात आप उस पर नजर रखती हैं। जब आपको पता है हम PDM में थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मुतालबा किया था कि मियाँ साहब आप वापस आए, जिस पे मरियम साहबा बड़ा गुस्सा किया था और जिससे PDM के साथ हमारा हालात जो हैं जरा अनकंफर्टेबल हुए और हम लोग अलहदा हुए। तो हमने मुतालबात रखे हैं हमेशा कि आप वापस आए। अब किसी को हम घसीट के तो नहीं ला सकते ना, मर्जी तो उनकी अपनी है। मुतालबा हम कर सकते हैं, जैसा आप भी कर सकती हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं होती और इस बेस पे किसी से नाराजगी भी नहीं हो सकती। अब आते हैं, अगर केसेस किसी के गलत बने हैं तो क्या तरीकाकार ये है कि केसेस ऐसे खत्म होंगे? आइए वापस जाते हैं। मियाँ साहब की वापसी, उस पर पड़ने वाले साए ना सिर्फ मियाँ साहब की वापसी पे साए हैं, ये मिसाके जमहूरियत पे बड़े साए हैं। अगर मियाँ साहब किसी कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं तो ये कमिटमेंट सियासी होनी चाहिए थी,
मिसाक जमहूरियत के तहत होनी चाहिए थी, सियासी कुव्वतों से होनी चाहिए थी। और मिसाक जमहूरियत में हमने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन रखा हुआ है। अगर केसेस खत्म होने हैं तो क्या सिर्फ मियां साहब के होने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठ के कहेगा कि यहाँ पे जुडिशियल मर्डर हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो का, तो क्या सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई केस खत्म होना है और किसी को रिलीफ मिलना है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अच्छा, दो नहीं तीन होगा? चीजें बैरिस्टर आमिर साहब, नवाज शरीफ ने बैरिस्टर आमिर ये साहब पूरा कर लेते, बड़ा जरूरी है मेरा नुकता। अच्छा जी फरमाइए। अगर मियां नवाज शरीफ ने खुद एडमिट किया है गद्दार कौन सुहेल बड़ाई साहब की किताब में कि मैंने गलत केसेस बनाए मोहतरमा पे और जरदारी साहब पे, हाँ। अगर वो केसेस गलत थे तो क्या उन्हें वापस नहीं होना? जिसने हमारी साख को बर्बाद किया, हमें 14-14 साल जेलों में रखा। तो बात ये, अगर केसेस खत्म होने हैं तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, ये नहीं कि एक लाडला आए और दूसरा लाडला आए, दूसरा आए तो फिर पहला आए। नहीं भाई, हम लाडला नहीं बनना चाहते, लेकिन रियासत हमारे साथ सुतेले वाला सलूक भी ना करे। हम लाडले नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें सुतेला ना समझे। हाँ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सुतेला ना समझे। ये बड़ी अहम बातें आप कह रहे हैं कि हम लाडला नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें सौतेला भी ना बनाया जाए। यानी कि शिकवे आपके एस्टैब्लिशमेंट से हैं कि कहीं बीच में रख लिया जाए, लाडले और सौतेले के दरमियान का कहीं बफर जोन क्रिएट कर लिया जाए। दूसरा आप कह रहे हैं गरीदा साहबा हमारे रियासत से हैं। हाँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, रियासत से हैं। हाँ। क्या उस वक्त आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान नहीं था? बिल्कुल हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। लेकिन पूरी रियासत से हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकती, रियासत ने दी है, वही माफी मांगे। मोहतरमा बेनजीर यानी कि भुट्टो आपको को लगता आज तक है कि रियासत एस्टैब्लिशमेंट ने और जुडिशरी नवाज शरीफ को लाडला बनाने के लिए एक पेज पे आ गए हैं, ये कह रहे हैं आप? आए हुए हैं जी। ये नजर आपको नहीं ऐसा लगता? ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। आवाम को भी ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। मुझे भी ऐसा सबको लग रहा है। देखिए, अब ये दो तरीके हैं। यानी कि तो पीपल्स मियां पार्टी साहब कहती है कि सियासी तौर पे- केसेस नवाज शरीफ के बेशक खत्म कराओ, लेकिन कुछ साडे वाल भी नजर करो, कोई नजर करम साडे वाल भी करो, साडे भी केसेस खत्म कर दो। नहीं, देखिए गरीदा साहब, आपके सामने बात कहना तो मुश्किल नहीं होता। हाँ। क्योंकि आप समझ बूझ रखती हैं। मैंने जो गिला किया, क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हकदार नहीं है कि रियासत उनसे इंसाफ करे? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकदमा हक नहीं रखता कि रियासत ठीक है, उनसे इंसाफ करे? ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब के 14 साल की कैद, ये हम हक नहीं रखते कि ठीक। हमसे इंसाफ किया जाए? ठीक। हम कौन सी गलत, हम कोई ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई IGI बनाए, हमारे लिए कोई शुजा पाशा आ जाए, हमारे लिए कोई हमीद गुल आ जाए, हमारे लिए कोई जबरदस्त, फैज हमीद? हम कभी नहीं मांग रहे। जबरदस्त। हम तो मांग रहे हैं इंसाफ, रियासत से एक जैसा सलूक। ठीक हमें है। लाडला ना बनाए खुदा के लिए, जबरदस्त, हमें सुतेला ना जबरदस्त बनाए। बातें, जबरदस्त बातें। अब यहाँ पे दो फ्रंट से अटैक हो रहा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। सेंटर हुमायूं साहब भी जो है बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तीरंदाजी बैरिस्टर आमिर साहब ने भी की है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेंटर असद अशरफ साहब से जवाबात देंगे और आई होप कि उनकी ऑडियो भी ठीक हो चुकी हो। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं और सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब। डॉक्टर असद साहब, आई होप कि आपकी आवाज़ अब ठीक हो चुकी है और आपके ऊपर जो सियासी हमले हैं बहुत इकट्ठे हो गए हैं, जवाब आपको देना है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि जी आप नवाज शरीफ जो है, मुस्लिम लीग नून जो है 2 नंबरी कर रही है। नवाज शरीफ KFC भी खाते हैं, घूमते फिरते हैं, यूरोप जाते हैं, फलां जगह जाते हैं, बीमार शिमार कोई नहीं है। आप लोग तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के तारीखी लाडले हैं। बैरिस्टर आमिर साहब की बातें आपने सुन ली, वो भी कह रहे हैं कि जी आप लोग लाडले हैं, एस्टैब्लिशमेंट के भी लाडले हैं, जुडिशरी के भी लाडले हैं, और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आप लाडला ना बनाएं लेकिन सौतेला भी ना बनाएं। सेंटर असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 नंबरी वाली जहाँ तक बात है, मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। असल में 2 नंबरी तो अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इनके वकील ने एप्लीकेशन नहीं दी, उनके ऑफिस ने बताया कि एप्लीकेशन नहीं आई और ये कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दी हुई। तो ये तो बार बार करते आए हैं और पीछे भी देखते हैं। मेरे भाई हैं, डॉक्टर हैं और बड़ी मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनको ये याद है और अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक मुलजिम या किसी शख्स का ही बात नहीं थी कि वो ये कहे कि वो बीमार है और उसे बाहर भेजा जाए। यहाँ 14 रुकनी आदमी शोहरत याफ्ता, मैं कहूँगा पाकिस्तान में तो है, वो लोग थे जो कि यहाँ पर उस बोर्ड के मेंबर थे और जिन्होंने फैसला किया था। और उसमें एक प्रोफेसर साहब तो वो थे जो चीफ जस्टिस साहब के भाई थे। और उसके अलावा इन्होंने जिस तरह मॉनिटरिंग जजेस लगाए फैसलों में, इन्होंने मॉनिटरिंग डॉक्टर्स लगाए थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब रोजाना MS की सीट पे बैठ के पूरी रिपोर्ट्स देखते थे और उसके बाद यास्मीन राशिद साहबा डेली जो है दोपहर को 3-4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। आज तक
4 साल हो गए हैं, कभी आपने सुना इन दो प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो पीटीआई के वजीर सेहत रहे में, वफाक में और सूबाई में, कभी उन्होंने ये कहा है कि हम मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स गलत थी या वो एक बहाना बना के बाहर गए हैं? देखिए, एक प्रोफेशनल आदमी कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि 14 रुकनी बोर्ड जो है वो कभी कंसेंसस से इस तरह की बात नहीं करेगा। और जहां तक मफरूर और इश्तिहारियों की बात है, तो सुनने फिर आज वो लोग कौन है जो मफरूर है और इश्तिहारी हैं? हम किसी के लाडले नहीं हैं। हम लाडले हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लाडले हैं, और यही वजह है कि वो बार बार जो है मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घरों में आसानियाँ, खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मियां नवाज शरीफ का नाम। और उन्होंने देख लें कि 21 अक्टूबर को जो शायाना शान उनका इस्तकबाल किया है, उससे वो क्या समझती हैं पाकिस्तानी कौम। हम किसी के लाडले नहीं, हम अवाम के जरूर लाडले हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ये 2 नंबरी करते, तो पूरी कैबिनेट का ये फैसला था, काफी थॉरो डिस्कशन हुई वहां पर। लेकिन 4 हफ्तों के लिए था ना, 4 साल के लिए तो नहीं था, 4 हफ्तों के लिए। सेंटर असद साहब, 4 हफ्तों के लिए फैसला था ना, 4 हफ्तों का रिलीफ मिला था, 4 साल का रिलीफ तो नहीं मिला था आपको। और अब तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, फैसला नहीं करना, पीपल्स पार्टी भी आप पे इल्जाम लगा रही है। कैबिनेट ने फैसला नहीं करना, एक प्रोविजनल मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अगर पेशेंट बीमार हो जाए तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है, और फिर उसके बाद पेशेंट की जो है वो ज्यादा ओपिनियन काउंट करती है कि इफ ही इज फिट टू ट्रैवल और नॉट। डॉक्टर्स जो है फिर सर्टिफिकेट को वेरीफाई या वो रिफ्रेश नहीं कर सकते। उन्होंने पूछना होता उस मरीज से जिसको छुट्टी मिली होती है कि जी आप फिट हैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, या आप दोबारा जो है अपना काम कर सकते हैं। तो इससे ये है कि ये किसी हुकूमतों ने फैसला नहीं करना था कि इन्होंने फिर 4 हफ्ते का दे, यार ये कोर्ट ने फैसला करना है। ये कोर्ट में हम लोगों ने एविडेंस देनी है कि जी ये क्यों थी, रिपोर्ट्स कहाँ थी, कहाँ हैं। तो जो अदालतों से आपको रिलीफ मिल रहा है, जो अदालतों से आपको रिलीफ मिल रहा है, दे रहे हैं, और यही वजह है कि रिलीफ मिल रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। नहीं तो जो अदालतों से आपको रिलीफ मिल रहा है उस पे बैरिस्टर आमिर साहब को भी एतराज है, सेंटर हुमायूं साहब को भी एतराज है। सेंटर हुमायूं साहब, सिर्फ एक है, जो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया है वो हुकूमत ने नहीं, वो कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। कोर्ट ने कहा ये एब्सकॉन्डर हैं, वो अपने पेशों पे नहीं आए, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पेशी हो गई है, उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। इससे पहले किसी को जो फैसला करे वो आपको नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, 14 प्रोफेसर जिनके नाम आप सुने तो आप परेशान हो जी। सर जी मुझे पता है, उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का बताया था सर, उनको उन लोगों ने डिसाइड किया, उनको बिल्कुल बताया था, ने डिसाइड किया था, जिसको आप फिजिशियन कहते हैं। आपकी वजीर सेहत ने दिल्ली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि मियां नवाज शरीफ जो है उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनका इलाज सिर्फ बाहर हो सकता है। ये हमारा फैसला नहीं था, ये आप लोगों का फैसला था, और आज तक 4 साल हो गए आपके इन दोनों प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने। सर जी वो 4 हफ्तों का था, 4 हफ्तों के लिए इंसान बीमारी के लिए जाते हैं, 4 साल के लिए नहीं जाता सर जी। बैरिस्टर आमिर साहब का भी सवाल है आपके वजीर सेहत से, इसी सेनेट की कमेटी में जिसके आज आप चेयरमैन है हेल्थ के, तो उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूंगा, मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो बिल्कुल ठीक गए हैं। सेंटर असद साहब, बैरिस्टर आमिर का भी सवाल है आपसे। जी बैरिस्टर आमिर साहब। देखिए, डॉक्टर असद अशरफ साहब एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और मुझे इनका एहतराम है, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर मियाँ साहब को बीमारी से रिलीफ मिल रहा है, मतलब निगरान हुकूमत उन्हें इसलिए रिलीफ दे रही है कि वो बीमार हैं, तो अगर वो बीमार हैं तो फिर वो उम्मीद है पाकिस्तान कैसे? अगर वो बीमार हैं और बीमारी से उन्हें रिलीफ चाहिए, तो हम तो पहले भी इनके रिलीफ के लिए चेयरमैन साहब जेल तक गए थे कि इन्हें लंदन जाने दें, इलाज करवाने दें। पहले ये फैसला करें कि वो बीमार हैं, कि वो उम्मीद है। अगर वो बीमार हैं तो रिलीफ बिल्कुल हर बीमार को मिलना चाहिए, लेकिन फिर ऐसी प्रेसिडेंट सेट ना करें। क्या ऐसी सजा माफी कभी किसी और कैदी की हुई है, या इस तरह किसी कैदी को बैरून मुल्क इलाज की सहूलत मिली है? या इस तरह किसी कैदी के साथ हुआ है? अगर इनके साथ हो रहा है तो फिर ये स्पेशल सलूक नहीं है तो क्या है? पहले फैसला करें मियाँ साहब बीमार हैं या मियाँ साहब बीमार पाकिस्तान की उम्मीद हैं। अगर वो खुद बीमार है अच्छा तो वो सवाल उम्मीद है, नहीं है।
अच्छा सवाल है सेंटर असद साहब, अच्छा सवाल है। बैरिस्टर का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। बैरिस्टर आमिर साहब सवाल कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ बीमार हैं या बीमार पाकिस्तान की उम्मीद हैं। सेंटर असद साहब इसका जवाब देंगे और सेंटर हुमायूं साहब भी मौजूद हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब। जी मियां नवाज शरीफ इस बीमार मैशत और बीमार जो तर्ज हुकूमत रहा है और इस तरह की लोगों को जिन्होंने बीमारियां लगा दी अपनी तर्ज हुकूमत पिछले 4 सालों में, उन्होंने इस्तकबाल करके मियां साहब को ये बता दिया है कौम को कि वो जो है उम्मीद है उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने नहीं, बैरिस्टर आमिर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बीमार हैं या उम्मीद है। वो इस चीज की गवाही दे रहा है, बार बार दे रहा है, एक बार नहीं दे रहा है, 3 नहीं बार नहीं, बैरिस्टर आमिर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बीमार हैं या उम्मीद है। तरक्की की राहों पे सेंटर असद साहब किया और लोगों को जो उन्होंने इलेक्शन में अपना मौक़िफ़ दिया था, जो एजेंडा दिया था, उसको लोगों को। सेंटर असद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बैरिस्टर आमिर कह रहे हैं कि बीमार हैं या उम्मीद है। आप कह रहे हैं उम्मीद है, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, राइट? देखिए जिस एज ग्रुप के वो हैं 70 ईयर्स ओल्ड, आप देखें ना कि बीमारियां अब निकल रही कि नहीं निकल रही है। जो लोग अंदर जाते हैं वो तो चिमन पीटीआई भी तो ऑलमोस्ट इसी एज ग्रुप के 30 साल का तो इनका यही हो गरीदा या साहब मैं 70 कह रहा साल हूँ का क्या हो, 78 लीडर हो, साल वो बीमार जाते ही बीमार हो पाकिस्तान की जाते उम्मीद मांगते हो सकता हैं। है। लेकिन खाने के लिए वो यही कहते हैं कि जी देसी मुर्गी और देसी मटन बीमार दिया आदमी जाए और KFC क्यों खा रहा है? मशीन दी जाए और इस तरह की चीजें दी अच्छा, जाए। सेंटर हुमायूं का भी सवाल है। जिस एज ग्रुप में वो है, जी जी आ रही हूँ। बैरिस्टर आमिर साहब आपका। अगर वो पाकिस्तान की खिदमत सेंटर करना असद चाहे, साहब। तो लोगों को उन पर यकीन है कि वही वाहिद एक सेंटर असद साहब, सेंटर हुमायूं का भी सवाल है और बैरिस्टर आमिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सेंटर हुमायूं साहब। देखिए असद साहब, सिंपल सी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें मैं बीमार हूँ तो ऑब्वियसली मुझे परहेज़ी खाना होगा। और आपने KFC सुना नहीं हुआ खाना है, होगा। आपने सुना होगा कि अगर ख़ास तौर पे जब मैं बात करता हूँ कि मुझे नैब के साथ या फ़लानी जगह पे जो मरियम साहबा ने बताया कि 3 दफ़ा उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो जब मैं 3 दफ़ा हार्ट अटैक होगा तो मैं और जो भी खाऊंगा मैं कम से कम जंक फूड नहीं खाऊंगा और KFC नहीं खाऊंगा। हम लोगों ने वो सारी तस्वीरें देखी है। नंबर 2, देखिए जब आप कहते हैं कि ये उम्मीद है बीमारी उसकी, ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ, क्योंकि उनकी पूरी टीम तो पिछले 18 महीने तो इधर ही थी ना, वही इसाक डार साहब थे, वही मियां शहबाज शरीफ साहब थे, वही तारड़ साहब थे, वही सारे, उनकी सारी टीम तो इधर ही थी मां सिवाय मियां नवाज शरीफ के। तो ऐसे मियां नवाज शरीफ ना तो वो इकोनॉमिस्ट हैं, ना तो वो कोई मैनेजमेंट वाले, ना उनको कुछ और, तो वो आके ऐसी किन लोगों को लेकर आएंगे, क्या बदल लेंगे? वो उनके कोई चमत्कार नहीं है, सीधी सीधी बात है। 1980s में ये इनको पैदावार किया था, 1990 में इनको दोबारा एक गमले से दूसरे गमले में लगाया था, 1996 में दोबारा एक गमले से तीसरे गमले में लगाया था, 2013 में फिर दोबारा इनको किया था। और जैसे ये आमिर साहब कह रहे हैं, आप लोगों ने टोटल वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है। इवन 2010 में ये आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक शिक थी कि आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। आप लोग 2010 में एस्टैब्लिशमेंट से बात करके 2013 में मियां शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद जनरल कियानी साहब एंड अलॉन्ग विद इफ्तिखार चौधरी साहब, आप लोगों की 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और उसके बाद आरओ के इलेक्शंस आपने भी देखे, हमने भी देखे, और ये पीपल्स पार्टी वालों में नहीं देखे। और उस इलेक्शंस में सबने कहा था कि धांधली हुई, बल्कि उस वक्त सब कह रहे थे कि ये धांधला हुआ है। ठीक ठीक, बैरिस्टर आमिर साहब आप भी कमेंट कर दीजिए, तो फिर सेंटर असद साहब से आखिरी कमेंट में लूंगी। देखिए हमारे दोस्त नून लीग वाले मानते हैं कि मियां साहब 78 साल के शख्स हैं और बीमार हैं, तो अब कोई 78 साल का बीमार शख्स ऐसे पाकिस्तान की उम्मीद नहीं हो सकता जहां पर 65% नौजवान है। गरीदा साहबा, ये मौका नहीं है कि रियासती इदारे और सियासतदान कोई अंडर हैंड डील करें। अगर कोई डील करनी है तो आइए सरेआम करते हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं। हमारे चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लंडर्स किए हैं। हमारी आर्मी भी कह चुकी है कि हमें ये पॉलिटिकल रोल अदा करना चाहिए था, हमसे ब्लंडर्स हुए हैं। हमारे सियासतदान भी मान रहे हैं कि ब्लंडर्स हुए हैं। तो आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन करें, उसके अंदर बुजुर्ग सारे बैठे हैं और एक रास्ता इख्तियार करें, मिसाके जमहूरियत में आगे बढ़े, मिसाके मईशत में आगे बढ़े, और सारे बुजुर्ग सियासतदान नौजवानों को क़यादत सौंपें। 78 साल के बीमार शख्स को रिलीफ चाहिए तो हम जरूर उसके रिलीफ के लिए हम भी इनके साथ जद्दोजहद में शरीक है कि मियां साहब को रिलीफ दे।
लेकिन पाकिस्तान को भी फिर 78 साल के बीमारों से रिलीफ दें, ठीक। नौजवानों को हाथ में अनाने इक्तदार दें, ठीक। बार बार ये ढोंग मत रचाएं ठीक। कि अंडरहैंड डील करें, लाडले बने और अवाम से हक हाकिमियत छीन लें। ठीक। ये तमाशा नहीं होना चाहिए। राइट। आइए आईनी तौर पे करते हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन करते हैं, सच बोलें, ठीक है, सब राइट। इदारे सच बोलें, राइट, सब राइट। सियासतदान सच बोलें। राइट, सेनेटर असद साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, ये जो हम जो है जो कुछ भी करेंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई चमत्कार जैसी ये कह रहे, कई पुराने जो उनकी वो है इक़्तिदार में रहे हैं तो बहुत से चमत्कार कर सकेंगे। आपको याद होगा कि GHQ पे परवेज मुशर्रफ साहब पे अटैक होते थे, दहशतगर्दी को खत्म की है। आपकी यहाँ पे 12,000 जो है 11,000 मेगावाट जो है बिजली में की है, मोटर जो इसके जाल बिछाए हैं, CPEC बनाया है। एक है कोई नाम है मियां नवाज शरीफ का, अगर नाम निकाल दे तो पाकिस्तान में क्या रह जाता है? पाकिस्तान में फिर यही रह जाता है कि ये जो है श्रीलंका बनाने वाले छोड़ के गए थे, बारूदी सुरंगें बिठा के छोड़ गए थे। हमने अपने इत्तेहादियों के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी और भी हैं, हम सब ने ये डूबे हुए पाकिस्तान को जो है बाहर निकाला और आप सांस लेने लगा है। आप देख लें। और ये जो है ये इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह इसी तरह इसको पाकिस्तान को जो है आगे लेके जाएंगे। ना सिर्फ विजन है बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर वही बात होगी जो 2016 में थी कि IMF से छुटकारा मिला था। ठीक है, राइट। और पाकिस्तान जो है एक G20 की तरफ जा रहा था। ठीक है, एक चमत्कार मैं बता देता हूँ मियां साहब, जब भी इलेक्शन हुए क्या यहाँ पर 5 सेकंड असद साहब, आप एक चमत्कार भूल गए बताना। असद साहब नहीं होगा तो फिर लेवल प्लेइंग कैसी होगी? असद साहब आप अच्छा, सेंटर असद साहब टाइम खत्म हो रहा है, और सेंटर हुमायूं साहब एक चमत्कार बताना चाह रहे हैं। एक चमत्कार आप मियां नवाज शरीफ का बताना भूल गए, वो है एवन फील्ड। बगैर किसी ट्रेल ऑफ मनी के उन्होंने एवन फील्ड बना लिया था। ये सबसे बड़ा चमत्कार है और मेरे ख्याल में यही चमत्कार पाकिस्तान में लाने के लिए हुआ है। शॉर्ट ऑफ टाइम अगर आप यहाँ पर लोगों पे बैरिस्टर आमिर साहब एब्सोल्युटली लास्ट सेकंड है। आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। जी बैरिस्टर आमिर साहब क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हम लोगों ने एटमी प्रोग्राम ना शुरू किया होता तो ये एटमी धमाका कैसा करते। ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, बिल्कुल आई हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।